नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। नौसेना दिवस के मौके पर ओडिशा के पुरी में नौसेना दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर हुई शामिल। नौसेना की परिचालन शक्ति और कौशल का शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र में राजभवन पहुंचे महायुति के नेता। राज्यपाल के सामने नई सरकार का दावा किया पेश। कल है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह। राहुल गांधी के संबल दौरे पर भाजपा का निशाना। रस्म अदायगी की सियासत का लगाया आरोप। सपा नेता राम गोपाल यादव भी बोले, राहुल कर रहे हैं औपचारिकता की राजनीति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंधों में हाल में हुई प्रगति पर दी जानकारी। कहा, निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से संबंधों में सुधार। और खेल की खबरों में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 के फाइनल में भारत का सामना आज पाकिस्तान से। प्रतियोगिता में अब तक अविजित रहा है भारत का अभियान। ये थी इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर, जहां नई सरकार के गठन के लिए महायुति गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन पहुंचे हैं महायुति के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भी कई बड़े नेता, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 पर्यवेक्षक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, ये तमाम नेता पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये पत्र सौंपा। और इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है और उन्होंने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए ये अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने कल शाम करीब 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 2.5 साल में हम सब ने मिलकर काम किया और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने इससे जो भी वादा किया गया है उसे पूरा करेंगे। पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजित दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से
महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। वहीं शिवसेना के नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मौके पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उल्लेखनीय काम किया है। गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हम तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। और इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे कौन संवाददाता जुड़ रहे हैं? शायद शिशिर शेलार, योगेश शीतल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। योगेश शीतल मुंबई से जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ इस समय चल रहा है? क्योंकि जिस समय राजभवन से निकलकर महायुति के तमाम नेता लौटे तो उन्होंने सारी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी महायुति की बैठकें होंगी। यानी तो क्या आज दिन भर जो है महायुति की बैठकें हो रही हैं? क्या उन नेताओं की, प्रमुख नेताओं की बैठकें हो रही हैं क्या, जिसमें ये फाइनल हो कि कौन कौन मंत्री, कितने मंत्री, कौन कौन से विभाग, इसके बारे में कोई चर्चा हो रही है क्या वहाँ? देखिए, पूरे दिन का अगर लालचंद घटनाक्रम पे अगर ध्यान दें तो विधिमंडल की जो जहां पे बेसिकली विधायक दल की बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, जिसमें निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी थे, वो बैठक काफ़ी अच्छे माहौल में खत्म हुई। चंद्रकांत पाटिल जो कि बड़ी नेता हैं बीजेपी के, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो बीजेपी के, उन्होंने उनका नाम का प्रस्ताव किया। उसके बाद जो बाकी कई सारे वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उसका अनुमोदन किया और फाइनली जो है देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद वर्षा बंगलो में एक बैठक हुई, जिसमें महायुति की बैठक आप उसे कह सकते हैं, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस, साथ में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो कि घटक दल हैं, उनके जो मुख्य नेता और बाकी जो और भी दल हैं वहाँ के मुख्य नेता, वो लोग बैठे। और फिर 3 बजे के करीब जो है सारे नेता जो हैं, सारे शीर्ष नेता जो हैं वो राजभवन पहुंचे, जहां पे उन्होंने राज्यपाल सुमित्रा राधाकृष्णन को एक जो प्रक्रिया होती है, जो औपचारिकता होती है, उसके अंतर्गत उन्होंने अपना सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया, जिसके बाद कि उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके तुरंत बाद प्रेस वार्ता हुई राजभवन में ही। ये प्रेस वार्ता वहीं पे, ठीक वहीं पे, उसी जगह हुई जहां पर 2022 में प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया था कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तब की बात है जब शिवसेना बट गई थी। तो आज वही चीज आप कह सकते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास वही दोहराया गया। और फिर आज एकनाथ शिंदे यह बोल रहे थे कि आज इसी जगह पर मैं बता रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। ये पूरी की पूरा का पूरा घटनाक्रम जो अब तक का हुआ। अभी क्या चल रहा है? अभी फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर कि कौन से मंत्रालय, पोर्टफोलियो का जिसको हम बोलते हैं, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पोर्टफोलियो शेयरिंग, वो उस पर अब बात चल रही है। जो जिस तरीके के अटकलें, कई सारी अटकलें रही है कि गृह मंत्रालय किसको जाएगा, वित्त मंत्रालय किसको जाएगा, राजस्व किसके पास जाएगा, बांधकाम जिसको हम PWD बोलते हैं, लोक निर्माण विभाग, वो किसके पास जाएगा। तो इन सब मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होगा, उप मुख्यमंत्रियों का क्या होगा, इन सब चीज़ों पे तो है कुल मिलाकर बातें होगी। कल जैसा कि कार्यक्रम पहले से तय किया हुआ है कि कल जो है प्रधानमंत्री भी आएंगे और बाकी जो NDA शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। मसलन अगर आप उद्धव ठाकरे देख लीजिए, शरद पवार देख लीजिए, जो भी महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। जो मनसे है उनके भी जो नेता हैं, राज ठाकरे, उनको भी आमंत्रित किया गया। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां हो गई है। बस एक चीज का इंतजार ये किया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल है उसका स्वरूप क्या होगा, कौन सी मंत्रालय किसके खेमे में जाएगा, कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा। तो उस पर जो है फिलहाल उस पर अभी मंथन चल रहा है। उस पर मुझे लगता है शाम तक का समय दिया गया है। फडणवीस ने जैसा कि कहा भी प्रेस वार्ता में कि आज शाम में जो है वो उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल उस पर चर्चा हो रही है और उसकी घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। जी लालचंद। योगेश, एक बात और, जैसे देवेंद्र फडणवीस का तो मुख्यमंत्री बनना साफ हो गया, तस्वीर साफ हो गई। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तस्वीर साफ है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री खुद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये अभी तक के डेवलपमेंट से साफ नहीं हो रहा है। क्या इसके बारे में वहाँ पर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है किसी सूत्र से कि वो खुद उप मुख्यमंत्री पद का संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, किसी और को बनाएंगे?
देखिए, सूत्रों की अगर बात करें तो पहले बात आ रही थी कि श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनकी बात आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इस अटकलों को कंट्राडिक्ट किया, खारिज कर दिया। उन्होंने एक जो सोशल मीडिया ट्विटर है उस पर उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि इस तरीके की किसी भी कोई भी जो आकलन है, कोई भी जो भविष्यवाणी है वो बेबुनियाद है, बेआधार है, उसका कोई निराधार है। तो वो चीज़ें वहीं पे कंट्राडिक्ट हो गई। अब अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे का जो बॉडी लैंग्वेज था वो एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज था, किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है अगर आप माइन्यूटली देखें तो वैसा कुछ भी नहीं था। इसको लेकर वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी को डेजिग्नेट करेंगे, शिवसेना में वैसे बहुत सारे नेता हैं, दादा भूसे हैं, संजय शिरसाट हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं शिवसेना के, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री जैसा पद एकनाथ शिंदे किसी और को देंगे या खुद रखेंगे या फिर वो कैबिनेट में जाएंगे, इस सब मुझे लगता है, जैसा कि उन्होंने प्रेस वार्ता में भी कहा, क्योंकि ये सवाल कई पत्रकारों ने उनसे पूछा था, ये सवाल, क्योंकि ये सवाल बेसिकली घूम रहा है सबके दिमाग में कि किस तरीके का स्वरूप होगा और क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जब तक ये चीजें औपचारिक रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले की खबरें आ रही है उसमें फिलहाल कुछ स्पष्ट कोई चेहरा शिवसेना के अंदर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि शिवसेना यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। आमतौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को देखें तो इनका दिल्ली से एक तरीके का कनेक्शन रहता है, वहां से गाइडेंस मिलता है, वहां से टॉर्च बेयरिंग का भी काम होता है। लेकिन अगर आप शिवसेना या एनसीपी को देखें तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में किसी पद को लेकर कुछ घोषणा करना ये एक बड़ी चुनौती होती है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये तस्वीर तो मुझे लगता है कल शाम साफ होगी कि उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। लेकिन योगेश, ये भी बात है कि क्या अभी जब देवेंद्र फडणवीस कल 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ले सकते हैं, क्या अभी कुछ तस्वीर साफ हो रही है कि कितने कितने मंत्री किन पार्टियों के जो हैं वो शपथ कल लेने वाले हैं? क्योंकि कुछ ऐसी फिगर भी आ रही है, मीडिया में खबर है कि 10 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, 5 मंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से, 5 मंत्री अजित पवार की तरफ से। ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको वहां पर जिसकी चर्चा हो? देखिए लालचंद, 43 मंत्रिमंडल जो है, जो मंत्री है 43 मंत्री की क्षमता जो है, वो 43 मंत्री जो है महाराष्ट्र में हो सकते हैं। अब अगर आप इनको शेयर वाइज अगर आप देखेंगे तो करीब 20 मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन कई सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उप मुख्यमंत्री पद जो है या फिर विधानसभा का अध्यक्ष है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको लेकर बार्गेनिंग चलती है घटक दलों के बीच में, और वो फिलहाल प्रक्रिया में है। तो इसमें कितना मंत्रालय अजित पवार की पार्टी लेगी, कितना मंत्रालय जो है शिवसेना लेगी, कितना मंत्रालय बीजेपी लेगी, ये मुझे लगता है विशुद्ध अटकलों पर पूरी चीज आधारित है। ये तय है कि जो गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय जो होगा बेसिकली, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो है वो सबकी निगाह बेसिकली वही, एक और कंटेंशन जो है वो वही था शुरू से। उसको लेकर मुझे लगता है अगर चीज़ें साफ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप साफ हो जाएगी। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इसको लेकर जो है सबकी नज़र इस पर लगी हुई है। बाकी मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो जो है मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब इसकी औपचारिक घोषणा हो जाती है। लेकिन शेयरिंग की अगर आप बात कीजिए तो जैसा कि मैंने कहा कि नंबर जो है बीजेपी के सबसे ज़्यादा नंबर है, 132 का नंबर है बीजेपी के पास। ऐसे में ज़्यादा मंत्रालय जो है पार्टी चाहेगी रिटेन करने के लिए। उसी वक्त शिवसेना जो है, क्योंकि अगर आप देखें लाड़की बहन योजना है, कई तरह की ऐसी योजना है जिसको कहा गया कि इसके आर्किटेक्चर जो है तीनों पार्टी मिलकर रही, और जो भी प्रेस वार्ता हुई, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हैं, कभी इन तीनों नेताओं में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो है ये योजना जो है ये हमारी है या हमारी सोच के ऊपर थी। जिस तरीके से हमने बिहार में देखा था जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो उसमें क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची थी, और जिसके बाद में जो है घटक दलों के बीच में ये हुआ और सरकार वहां पे गिरी भी थी। यहाँ इस तरीके का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। समन्वय बहुत अच्छा है और किसी भी उपलब्धि को आपस में शेयर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी या किस नेतृत्व को जा रहा है। चलते चलते जरा संक्षेप में आजाद मैदान की तैयारी के बारे में भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, करीब 25-30 हजार लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। करीब 40,000 लोगों की बात हो रही है। अगर मैं आपको अंदर का एक जो है मैं आपको पोर्ट्रे अगर देना चाहूं तो 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, हर एक धर्म के, उनको भी वहां पे आमंत्रित किया गया है, जो कि उनके लिए एक डेडिकेटेड मंच रहेगा। कल्चरल इवेंट्स भी रखा गया, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो रखे गए। हो सकता है इसमें मराठी संगीत या मराठी जो कल्चर है उसकी एक वानगी भी देखने को मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा एनडीए शासित जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो शीर्ष नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी वहां पर आएंगे। 13 ब्लॉक बनाए गए हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। 13 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो।
ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, ताकि वहां तक पहुंचने में, चूंकि आजाद मैदान जो है बेसिकली सीएसटी के पास है, जो प्रॉपर आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी होता है मुंबई सीएसटी, उसके पास है। कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, लोकल की कनेक्टिविटी है, बसों की कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट से हालांकि वो अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस वे जाए तो थोड़ा डिले है, लेकिन अरेंजमेंट्स अच्छे तरीके से एडिक्वेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। और अब बात संभल की सियासत की। संभल में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। 10 दिसंबर तक वहां निषेधाज्ञा लागू है। इसके बावजूद कांग्रेस लगातार इस मामले में सियासत को हवा दे रही है। और इसी बीच संभल जाने पर अड़े राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा। राहुल गांधी के संभल जाने के कार्यक्रम को देखते हुए पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जब राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन राहुल गांधी संभल जाने पर अड़े रहे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद राहुल गांधी को वापस लौटना ही पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के संभल दौरे की कोशिश को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास करते नजर आए। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ औपचारिकता भर निभा रही है, जबकि वास्तविकता में तो कांग्रेस विवशता निभा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बीच में ये द्वंद्व चल रहा है। राहुल गांधी जी संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है। तो सुधांशु त्रिवेदी रामगोपाल यादव सपा के बयान का हवाला दे रहे थे। तो रामगोपाल यादव ने क्या कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने के लिए जाने वाले थे। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो राहुल के दौरे पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार नजर आ रही है। सपा नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी संसद में तो संभल मुद्दा उठा नहीं रही, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर औपचारिकता मात्र करने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं देगी। लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हिंसा प्रभावित संभल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो है नहीं जो वहां जाकर वो जांच करेंगे। ध्रुवीकरण के लिए जा रहे थे। अभी स्थिति वहाँ सामान्य नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। न पक्ष के किसी नेता को न विपक्ष के नेता को जाना चाहिए, क्योंकि DMSP रिसीव
नहीं करेंगे तो कहेंगे कि रिसीव नहीं किया। रहना होता है साथ में, छोड़ना होता है, इससे कहीं ना कहीं वर्किंग प्रभावित होती है। और आज की स्थिति में संभल में जब तक अपराधी गिरफ्तार ना हो जाए और साक्ष्य संग्रह ना हो जाए और स्थिति सामान्य ना हो जाए, किसी भी नेता को नहीं जाना। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर संसद से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंध और LAC की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि साल 2020 में सीमा पर चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हो गई थी और अब हमारे संबंध असामान्य हो गए थे, लेकिन हमारे निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से इन संबंधों में अब सुधार आया है। उन्होंने बताया कि अब पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से सैनिकों की वापसी हो चुकी है, जिसकी परिणति डेप्सांग और डेमचोक में हुई है। The situation arising after our counter deployment called for a multiple set of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि संबंधों के साथ शांति बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे रक्षा मंत्री और NSA चीनी समकक्षों के साथ संपर्क में रहे हैं और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत हुई है। We have been very clear that the restoration of peace and tranquility in the border areas would be the basis for the rest of the relationship moving forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on that objective. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself had many meetings with my Chinese counterpart, as indeed did my senior colleague, Raksha Mantri ji. Our NSAs had also engaged his Chinese counterpart because both of them are special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. It also had a military counterpart. It was called the Senior Highest Military Commanders Meeting Mechanism, SHMC. The interactions were naturally very tightly coordinated with the combined presence of both the diplomatic and military officials in all the negotiations. संसद सत्र से जुड़ी कुछ और खबरें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पेश किया, जो 100 साल पुराने मूल कानून को निरस्त करेगा। बॉयलर विधेयक 2024 बॉयलर गतिविधियों से संबंधित कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही इसमें बॉयलर की मरम्मत का काम योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने की बात कही गई है। ये बॉयलर्स बिल एक प्रकार से देश को सेफ बनाता है। ये बॉयलर बिल देश को सुरक्षित बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता लगी। और सेफ क्यों? SAFE
सेफ क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के प्रावधान है, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी फॉर द वर्कर्स, ये मैंडेट करता है कि कैसे क्वालिफाइड लोग बॉयलर्स का निरीक्षण करें, उसकी इंस्पेक्शन में अच्छे लोग लगे, कॉम्पिटेंट पीपल हो, और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कौन क्वालिफाई होगा, इसको निर्धारित करने के प्रावधान इसमें रखे हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की बड़ी मुश्किलें। दरअसल नरेश बालियान के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश बालियान को अदालत ने पहले भी हिरासत में भेज दिया था, 2 दिनों की हिरासत में। अब आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को मकोका के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर जो अंडरवर्ल्ड गैंग है उनसे वसूली को लेकर के, उनसे बातचीत को लेकर के आरोप हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की ये मुश्किलें बढ़ी। जबरन वसूली का मामला है, जमानत उनको मिली थी, उसके बाद फिर ये मकोका के तहत उनको गिरफ्तार किया गया आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को। और मकोका जो है ये इसके प्रावधान काफ़ी कठोर हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पर इस तरह की जो वसूली है, इस तरह के जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय जो गैंगस्टर हैं उनके साथ संबंध को लेकर के काफ़ी सख्त कानून है मकोका, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को अब गिरफ्तार किया गया है मकोका के तहत दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में जमानत मिलने के बाद नरेश बालियान को ये गिरफ्तार किया है। तो ये नरेश बालियान और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल, क्योंकि इस गिरफ्तारी के तहत नरेश बालियान की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मकोका जो कि एक स्पेशल एक्ट है, एक विशेष कानून है, अब उसके तहत दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, और पहले उनकी जो गिरफ्तारी हुई वो अंडरवर्ल्ड से टेलीफोन पर बातचीत, एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 दिनों के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, और उसके बाद अब ये मकोका के तहत गिरफ्तारी। क्या कुछ अपडेट है? नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, ये जमानत मिली एक मामले में, लेकिन उसके बाद ये मकोका के तहत गिरफ्तारी, क्योंकि हम जानते हैं मकोका तो स्पेशल पुलिस एक्ट है, स्पेशल एक्ट है। मकोका के तहत गिरफ्तारी के क्या मायने हैं और क्या किन आरोपों के तहत ये मकोका लगाया गया है नरेश बालियान के ऊपर? नीरज, देखिए, मायने लालचंद साफ हैं कि नरेश बालियान है, उनकी जो भूमिका है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है, और जब उनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को देख रही थी। दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सबूत हैं वो एकत्र किए थे, और उन सबूतों को एकत्र करने के बाद दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो नरेश बालियान है उनके ऊपर मकोका लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके की ऑडियो क्लिप आपने देखी थी वो वायरल हुई थी। उसके बाद तमाम लोगों से दिल्ली पुलिस ने बात करी, इनकी भूमिका को लेकर, इनके जो संबंध है उसको लेकर के किस किस तरीके से संबंध है, बिल्डरों से किस तरह से जबरन वसूली दिल्ली के अंदर की जा रही है, और उन बिल्डरों को जो धमकियां हैं वो अंडरवर्ल्ड के द्वारा दिलवाई जा रही हैं, और ये जो ऑडियो क्लिप है वो वायरल भी हुआ था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम जो बिल्डर हैं उनसे भी बातचीत करी है, तमाम सबूत इकट्ठा किए, और ये पुख्ता जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है कि नरेश बालियान है, उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी कह सकते हैं कि संदिग्ध है। अंडरवर्ल्ड और उसके गठजोड़ में एक प्रमुख भूमिका है, यही कारण है कि उनको ऊपर मकोका लगाया। उनको जमानत जैसे ही मिली, मकोका के तहत
तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। अब जो विधायक हैं उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेकर जाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सबूत हैं वो एकत्र किए थे। अब उन सबूतों के आधार पर और जो दिल्ली पुलिस को बयान मिले हैं कि किस तरीके से बिल्डरों को धमकाया गया था, किस तरीके से रकम वसूली गई थी, वो तमाम साक्ष्य दिल्ली पुलिस के पास है। अब उन साक्ष्यों को वेरीफाई जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस करेगी। तो इस लिहाज से हम कहें तो आम आदमी पार्टी के विधायक की जो मुश्किलें वो अब काफ़ी बढ़ गई हैं, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी, अब काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो जमानत मिलने में भी मुश्किल होगी और दूसरा जिस तरह का एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है, मकोका के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें आने वाले समय में उनके लिए और बड़ी चुनौतियां ही खड़ी होंगी। बिल्कुल, ये चुनौती बड़ी होगी। और आगे की जो कार्रवाई है नीरज, मकोका के तहत गिरफ्तारी के बाद कुछ तो आपने जानकारी दी कि इसमें दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और जो तमाम अभी तक की जांच में जो दिल्ली पुलिस को जो बातें पता चली हैं उसके उनको उन चीज़ों को, उन तथ्यों को रख करके पूछताछ करेगी। आगे चल करके इस मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया होगी वो किस तरह की होगी, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी नरेश बालियान के लिए, आम आदमी पार्टी के विधायक के लिए? देखिए, अब दिल्ली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है और 24 घंटे के अंदर जो जानकारी है वो कोर्ट को देंगे। उन तमाम जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने शेयर करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास तमाम पुख्ता सबूत हैं। इसके साथ साथ ही जो सबूत दिल्ली पुलिस के पास हैं उनको लेकर अब जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके साथ जो पूछताछ का सिलसिला है वो चलेगा। दिल्ली पुलिस ने जिन गवाहों के बयान लिए हैं उन गवाहों के बयानों को वेरीफाई किया जाएगा। जो दिल्ली पुलिस के पास एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उन एविडेंस को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि वो केवल एक ऑडियो क्लिप है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास और भी ऐसी कई सारी जानकारियां हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि आम आदमी पार्टी का विधायक और जो गैंगस्टर हैं उनके बीच में एक गठजोड़ है और यही कारण है कि मकोका के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। अब दिल्ली पुलिस इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ करेगी कि कौन कौन से गैंगस्टर हैं, किन किन गैंगों के लिए ये काम कर रहे हैं, कौन कौन से कारोबारी और कौन कौन से उद्योगपति हैं, कौन कौन से बिल्डर हैं जिनसे जो रकम है वो वसूली गई, वो रकम किन किन को डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्या पार्टी में दी गई या पार्टी के किन्हीं बड़े पदाधिकारियों को दी गई। ये तमाम जो जानकारियां विस्तृत रूप से अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नरेश बालियान से करने जा रही है। बिल्कुल नीरज, संक्षेप में जरा ये भी जानकारी दे दीजिए। अभी एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें नरेश बालियान अंडरवर्ल्ड से बात करते हुए थे, वो पूरा का पूरा मामला और ये जो मकोका लगाया गया है, ये दोनों मामले आपस में संबंधित हैं? नहीं, एक तरीके से संबंधित भी हैं और एक तरीके से लालचंद संबंधित नहीं भी हैं, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसके बाद नरेश बालियान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और उसी मामले में नरेश बालियान को जमानत मिली थी। लेकिन मकोका के तहत जो गिरफ्तारी हुई है उस केस को ही लीड करते हुए दिल्ली पुलिस को तमाम साक्ष्य मिले थे और उन साक्ष्यों को दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया। जब वो साक्ष्य वेरीफाई हो गए तो उसके बाद ये मकोका के तहत गिरफ्तारी नरेश बालियान की गई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही मामले अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट हम कहें कि उसी मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहीं से लीड मिली थी और उसके बाद जो तमाम सबूत दिल्ली पुलिस को मिले उसके बाद मकोका के तहत इनको गिरफ्तार किया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में नरेश बालियान की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए विस्तार से। और इसी के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर रहे हैं।
multicultural consular, and I look forward to discussing some of that with you. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, had met His Highness the Crown Prince of Kuwait on the margins of the UN General Assembly, and that meeting, I think, imparted a fresh momentum in our bilateral relations. The fact that we are meeting twice in the space of 4 months also says something about our commitment really to take the relationship to a higher level. I also want to emphasize, Excellency, that our vision for 2047, which is 100 years of our independence, which we call Viksit Bharat, Developed Bharat, and Kuwait's vision 2035, I think provides us both with higher aspirations for which we would be working and refashioning our relationship. And definitely we hope that the volume and quality of our interactions reflect that higher vision where we want to go. The Indian community in Kuwait, which is, Excellency, as you know, 1 million strong, has been a living bridge between our two countries. I thank you for taking care of them, even in good times, but as the Prime Minister told you, especially during the COVID, we are really very, very appreciative. Today we have an opportunity to take stock of our relationship, to conclude an MOU on the joint commission for our cooperation, and expand our joint working groups so that it reflects the entirety of our relationship. We will also have a chance to exchange views on the regional and international situation. I would share with you, Excellency, that the situation in the Middle East, in West Asia as we call it, is a matter of very deep concern, and we certainly, it's a subject on which I think it's important that India and Kuwait communicate with each other and work together. I congratulate you on the successful holding of the GCC summit this week in Kuwait, and we also look forward to your support and leadership in strengthening our relations with GCC. So once again, a very, very warm welcome back, and I look forward to a very productive discussion. Thank you, Your Excellency. First of all, I would like to thank you for the invitation, and I would like to also thank you for the chance of meeting the Prime Minister Modi, which we think one of the wise person worldwide. And I think, I'm sure that the Prime Minister put India in a better level, and I'm sure he will continue for that. Your Excellency, it's a great honor to be here in the great city of New Delhi. The historic ties between the State of Kuwait and the Republic of India span centuries of mutual friendship and cooperation. These deep roots relations have evolved into a great partnership across many issues between Kuwait and India over the past decades, which I think over the past centuries, not a decade, we have evolved in our partnership and the bilateral relationship between the Kuwait and India. It's a significant growth, and we look forward to advancing them further into strategic partnership. India is a very important partner, and we count on our relation, and I'm sure that we will continue with our plan. I think the Joint Committee will solve many issues between Kuwait and India, and I think we can draw a roadmap between Kuwait and India, and we can proceed as fast as we can. As I mentioned during my visit to the Prime Minister, the food security, one of the major issues between Kuwait and India. It's one of the priority in the Kuwait government, as well as the
the cybersecurity and the education, the culture, as well as the plan that we are sustainable development and the security and also the energy itself. I think the services that India provides, which have been mentioned, I'm not a technical guy, but I'm very interested to have more information regarding that issue, because as I mentioned during my visit to the Prime Minister, that we are focusing on that sector in particular. We solved it, we started very late, especially during the COVID. And we jumped zero, let's say, and at this moment over 400 different services provided for the population of Kuwait. We have like on a daily basis more than 1 million or less than 1 million per week, by the way. And again, I'm happy to be here and looking forward to receive the Prime Minister in Kuwait. We will I'll meet His Highness the Emir early Sunday. We will set the exact date and the program for His Excellency to be in Kuwait. Thank you, Your Excellency. Thanks. सीधा प्रसारण आप नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से देख रहे थे। कुवैत के विदेश मंत्री यहाँ पर अब्दुल्ला अली याहिया भारत की यात्रा पर आए हैं, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही थी। दोनों विदेश मंत्रियों ने संबोधित भी किया और दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उसके बारे में भी जानकारी दी अपने संबोधन में, और किस तरह से उनकी ये यात्रा महत्वपूर्ण है इसके बारे में जो समझौते होंगे उसके बारे में हम आपको आगे खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि केरल को यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान अधिक धनराशि आवंटित की गई है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is totally committed towards developing the railway network of Kerala, and the allocation of funds he has given is huge, more than 3,000 crore rupees, which is almost 8 times what it used to be 10 years ago. However, the support from the state government is not forthcoming, Honorable Speaker, sir. The land acquisition in the state of Kerala, despite the funds having been deposited, is a meager 16% of what land is required. तो संसद से ये जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र में पहले 5 दिन तो संसद चला नहीं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर हंगामा कर रहा था। लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद कल से जब संसद थोड़ा चल रहा है तो ये तमाम तरह के जो कामकाज हैं वो सरकार की तरफ से संसद के अंदर निपटाए जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान 19 बैठकें होनी थी, उसमें से 5 बैठकें तो पहले ही ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा था। लेकिन ये अब अच्छी बात है कि दोनों पक्षों के बीच यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी है और संसद चल रहा है। तो आज क्या कुछ रहा, नीरज सिंह हमारे संवाददाता संसद भवन से जुड़ चुके हैं इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए। नीरज, आज यूँ कहें तो वैसे तो 7वां दिन है संसद का, लेकिन अगर कामकाज के लिहाज से कहें तो दूसरा दिन ही है। क्या कुछ आज रहा, क्या संसद से आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, महत्वपूर्ण कार्य को निपटाया गया संसद में? देखिए, बिल्कुल निपटाया गया, और आप देखें कि संसद के दोनों ही जो सत्र हैं वो सुचारू रूप से चले हैं। तमाम नए सदस्यों ने अपने सवाल पूछे, इसके अलावा मंत्रियों से भी जो जवाब हैं वो संसद सदस्यों ने दोनों ही सदनों में मांगे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा भी है कि हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा भी शून्यकाल में उठाया और सरकार से मांग की कि वहाँ पर कुछ हस्तक्षेप किया जाए ताकि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार रुके। इसके अलावा आप देखें कि राज्यसभा में जो बॉयलर बिल है वो पास हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है और बड़े लंबे समय से कह सकते हैं कि इसकी जो मांग है वो औद्योगिक जो लोग हैं वो कर रहे थे कि इस तरह का जो बिल है वो आना चाहिए। रेल से संबंधित एक बिल है लोकसभा में, उस पर जो चर्चा है वो भी चल रही है।
रेलवे में किस तरह से सुधार किया जाए, रेलवे में और ज़्यादा सुविधाओं की बढ़ोतरी की जाए, उसके ढांचे को और ज़्यादा पारदर्शितापूर्ण बनाया जाए। इसके साथ साथ ही गरीबों के लिए किस तरीके से रेलवे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है। खुद जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने जब बिल को इंट्रोड्यूस किया इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में 1000 जो नए डिब्बे हैं वो गरीब लोगों के लिए रेलवे में जोड़े जाएंगे और कुल रेलवे की बात करें तो 10,000 के करीब जो डिब्बे हैं वो उनकी जो बढ़ोतरी है वो रेलवे में की जाएगी। और उस बिल पर जो चर्चा है वो चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर के बाद रेल मंत्री उस बिल पर जवाब देंगे और उसके बाद ये बिल पास होगा। तो उस लिहाज से हम कहें कि दोनों ही सदन सुचारू रूप से चले। हालांकि कुछ हंगामा भी देखने को मिला संभल वाले मुद्दे पर। जब राहुल गांधी संभल कूच कर रहे थे तो उनको दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया था। उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने हंगामा भी किया था संसद में और उन्होंने एक तरीके से वॉकआउट भी किया था। लेकिन जो विपक्षी दूसरे दल हैं, चाहे हम टीएमसी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, वो उनके साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टीएमसी और सपा अपने अपने मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस से दूरी बना रही है। उनको अब कांग्रेस के पीछे खड़ा होने में शायद उतनी दिलचस्पी नहीं दिख रही है और वो चाहती है कि संसद चले और वो तमाम मुद्दे जिन पर वो बात करना चाहते हैं, जिन पर सवाल जवाब करना चाहते हैं, उन सवालों को संसद में उठाएं और उनसे सरकार का जवाब मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक अपने आप में सहयोग ही है कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन में कुछ दरार की खबरें आ रही हैं तो संसद में कामकाज भी होना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए नीरज सिंह आपका, इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और ये महत्वपूर्ण खबर है कि भारत ने विश्व स्तर पर एआई परिदृश्य में अपनी चमक बिखेरते हुए स्टैनफोर्ड के ग्लोबल वाइब्रेंसी टूल 2024 में चौथा स्थान हासिल किया है। एआई शोध, प्रतिभा और विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत अमेरिका, चीन और यूके जैसे नेताओं के साथ भविष्य की तकनीक को आकार देने में शामिल है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत ने प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 36 देशों में चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में एआई और कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन, साइटेशन, गिटहब प्रोजेक्ट्स, एआई टैलेंट, कंसंट्रेशन और हायरिंग ट्रेंड्स जैसे क्षेत्रों में भारत के मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। AI is phenomenal transformation that it's doing, and I think India is the GPI chair. We have done a phenomenal job, I think, with the government support. One of the key things that we have done from a company standpoint is CISA and Certin has partnered and rolled out cybersecurity for AI. So in cybersecurity, AI is being used tremendously, and we are helping the initiative of putting India on the global map for AI. So one of the key things that we have done is partnered with American National Accreditation Board, which is the supreme board for accreditation of certifications. So we have partnered with them, and that has given a big recognition. We are also working with other governments and taking cybersecurity for AI and putting India on the global map as a companies. वैश्विक स्तर पर अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जो निजी एआई निवेश, मशीन लर्निंग मॉडल विकास और जिम्मेदार एआई शोध में सबसे आगे है। वहीं चीन दूसरे स्थान पर है, जो उनके मजबूत एआई विकास के ढांचे को प्रदर्शित करता है। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन मौजूद है। AI security is going to become a very big area where I think just not AI playing a role in generative AI, but I think one of the key things that India and CISA can play a larger role is how do you secure AI? Because responsible AI, privacy in AI, data protection in AI becomes extremely important. ये आंकड़े ग्लोबल वाइब्रेंसी टूल 2024 पर आधारित हैं, जो 42 संकेतकों को एकत्रित कर दुनिया में एआई तत्परता और राष्ट्रों के विकास को मापते हैं। ये टूल न केवल अग्रणी देशों के बारे में बताता है, बल्कि एआई इकोसिस्टम में उभरती हुई ताकतों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान भी करता है। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में एआई नवाचार और प्रतिभा में देश के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया गया है। भारत तकनीक का भविष्य तय करने में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मेहताब पुष्पटाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब खेल जगत की खबरें
विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 8वें दौर का मुकाबला खेला जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच खेला गया 7वें दौर का मुकाबला ड्रॉ रहा। 7 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 3.5 अंक हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक बना लेगा वो विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में कामयाब होगा। और ये जो चैंपियनशिप है इस पर क्या कुछ चल रहा है, किसकी संभावना ज़्यादा बनती है, और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपनी संवाददाता सुचित्रा भारद्वाज से। सुचित्रा, किस तरह से फाइनल मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी हम डेटा दे रहे थे तो 3.5 अंक तो दोनों को हो गए हैं, लेकिन 7.5 जो पहले करेगा वो चैंपियन बन जाएगा, तो कैसी संभावना लग रही है और ख़ास तौर पर भारत के लिहाज से किस तरह की संभावना? जी बिल्कुल लालचंद, पिछली जो 4 बाजियां हैं वो ड्रॉ रही हैं। गुकेश की अगर हम बात करें तो लगातार वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर कल जो 7वें दौर का ड्रॉ था। लिरेन काफ़ी खुश होंगे उस ड्रॉ से, लेकिन गुकेश कल के मुकाबले में एक वक्त विनिंग पोजीशन में थे और एक मौका उन्होंने एक तरह से दे दिया डिंग लिरेन को कि कल जहां मुकाबला वो हार सकते थे डिंग लिरेन, वहां पर एक ड्रॉ के साथ बच निकले। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन 18 साल के गुकेश कर रहे हैं लगातार इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, काबिले तारीफ है। सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि गैरी कास्परोव के बाद वो सबसे युवा विश्व चैंपियन अब बनेंगे। गैरी कास्परोव जो विश्व चैंपियन बने थे 22 साल के थे, डी गुकेश सिर्फ 18 साल के हैं, सबसे युवा चैलेंजर हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप के। और पूरे भारत को यही उम्मीद है, बल्कि पूरी दुनिया में जो शतरंज के प्रशंसक हैं उन्हें यही उम्मीद है कि गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड टूटेगा और डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनेंगे। और आज भी 8वें दौर में अब तक का मुकाबला अगर हम देखें तो एक्यूरेसी की अगर बात करें, एक्यूरेसी के मामले में लगातार लिरेन से आगे चल रहे हैं गुकेश। टाइम एडवांटेज वो रख रहे हैं। लिरेन अपने अनुभव का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। कल भी अपने अनुभव की वजह से वो कल की बाजी को ड्रॉ कराने में कामयाब रहे, लेकिन डी गुकेश का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। बिल्कुल, मैं जरा शतरंज की बिसात से निकालकर आपको हॉकी के मैदान में लिए चलता हूं। बहुत ज़्यादा चर्चा है जो फाइनल मैच होना है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हॉकी का क्या लग रहा है इसमें संभावना परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी तक के, क्योंकि भारतीय टीम तो बिल्कुल अविजित रही है, क्या संभावना लग रही है, क्या उम्मीद की जाए कि क्या ये जो फाइनल मुकाबला है वो टीम इंडिया बिल्कुल आसानी से जीत जाएगी या कुछ इसमें हैं किंतु परंतु आपके हिसाब से? जी, रोचक मुकाबले की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान, जैसे कि हम जानते हैं, खेल का मैदान हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो, चिर प्रतिद्वंदी के रूप में सामने होते हैं। खेल का जो कौशल है वो तो नज़र आता ही है, वहीं जो भावनाएं हैं वो भी हमेशा अपने उफान पर रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ आज हॉकी के इस फाइनल में भी देखने को मिलेगा। और पिछली बार का रिपीट फाइनल ये होने जा रहा है। पिछली बार भी भारत और पाकिस्तान यही दोनों टीमें आमने सामने थी और भारत ने जीत दर्ज की थी 2-1 से। तो यही उम्मीद होनी चाहिए कि रिपीट फाइनल है तो परिणाम में भी हमें रिपीट ही देखने को मिले। भारतीय टीम इस बार फिर पाकिस्तान को मात दे और भारतीय टीम अपनी खिताब की हैट्रिक भी पूरी कर लेगी अगर आज पाकिस्तान को मात देती है। और अगले साल भारत में ही जूनियर वर्ल्ड कप भी होना है, तो इस मैच की जो विजेता है ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेगी वर्ल्ड कप के लिए। तो भारतीय टीम के लिए खिताब भी दांव पर है और ऑटोमेटिकली विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना भी। लालचंद, एक इसी से जुड़ा सवाल ज़रूर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से वो बता भी सकती हैं, क्योंकि जो हॉकी टीम है जिसके बारे में आपने कहा कि पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया फिर से वही नतीजा दोहराएगी, कौन कौन सी ऐसी मजबूत पक्ष आपको लग रही है टीम इंडिया के हॉकी में जिससे आपको ये उम्मीद बनती है और जिसे लोग भी उम्मीद करें कि हाँ एक बार फिर से वही नतीजा दोहरा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, युवा टीम है, युवा जोश से भरी हुई भारतीय टीम नजर आई है। हमने देखा है कि जब बढ़त बना भी लेती है तो भी किसी तरह की ढील भारतीय टीम के खेल में देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि हम कहें कि भारत में हर खेल में एक जो युवा शक्ति के प्रदर्शन में बात जो नज़र आती है कि वो किसी भी विपक्षी को हल्के में नहीं लेते हैं और एक बार जो बढ़त बना ली है उसे लगातार मजबूत करते जाते हैं। कभी भी वो मैच में हल्के किसी भी विपक्षी को या मैच के किसी भी मोमेंट को हल्का लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो लगातार आक्रामक रवैया ये टीम अपना कर रखती है। पेनल्टी गोल कन्वर्जन की हम बात करें, फील्ड गोल की बात करें, और सबसे बड़ी बात एक यूनिट के रूप में अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रही है टीम। कोई वन मैन शो नहीं है, एक यूनिट के रूप में शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। तो और ऐसे ही प्रदर्शन की फाइनल में भी उम्मीद है टीम से।
कहा जाता है कि कभी भी अपने विरोधियों को कमज़ोर मान करके नहीं चलना चाहिए। ज़रा पाकिस्तान की टीम जो है उस पर भी कुछ बता दीजिए कि उनके मजबूत पक्ष क्या क्या हैं। जी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो उन्होंने भी जापान को सेमीफाइनल में 4-2 से हराया है, तो पाकिस्तान की टीम भी मजबूत है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों टीमों की तुलना करें, तो तकनीकी रूप से भारत की जो टीम है ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। पेनल्टी कॉर्नर्स को अगर गोल में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो देखा जाए तो वो भारतीय टीम का बेहतर नज़र आता है। और फील्ड गोल के भी जो मौके बनाने की जो क्षमता है भारतीय टीम में बेहतर नज़र आ रही है। एक तेज़ी, एक फुर्ती है भारतीय टीम के खेल में। तो पाकिस्तान को अगर आज भारत को कड़ी टक्कर देनी है तो अपने खेल के स्तर को हम कह सकते हैं कि उन्हें एक लेवल ऊपर लेकर जाना होगा। अगर भारत के साथ उसके लेवल पर आकर मुकाबला करना है तो मैच से पहले फिलहाल भारत की टीम फेवरेट मानी जा रही है। भारत पाकिस्तान के बिल्कुल आपकी फेवरेट है टीम इंडिया और बहुत सारे लोगों की फेवरेट है टीम इंडिया। जो आपने कहा कि शायद नतीजे भी दोहराए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जुड़ने के लिए और ये तमाम विश्लेषण के लिए खेल की खबरों पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।